डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं टेंसेस। हमने पैसिव वॉइस किया था, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद हमने टेंसेस पहले इतने अच्छे से डिस्कस नहीं किए और मैं वो क्लियर आपको करना चाहती हूँ। तो आज हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसको इतना वास्ट होते हुए हम एक लेक्चर में उसको नहीं कर सकते, तो हम उसको पार्ट्स में सीखेंगे। तो आज हमने लिया है सिर्फ प्रेजेंट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। जैसा कि आपको पता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन जो होते हैं हमारे टेंस होते हैं, और हर एक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। तो हम आज प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम एक सेंटेंस जो है उसमें मेन क्या क्या हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सब्जेक्ट के बेसिकली हम 3 पार्ट्स लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बहुत लंबा सेंटेंस होता है और टेंसेस के अंदर हम बेसिकली वैसे तो वर्ब्स ही डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन 3 चीज़ों को मेनली डिस्कस करते हैं। उसके साथ हम प्रीपोजिशंस लगा के और बहुत सारी चीज़ें लगा के उनको बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आपको टेंस आ जाते हैं तो आपको इंग्लिश आ जाती है। वो सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि आपको टेंस की फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि फिर इन टेंसेस में ये जो वर्ब आने से कैसे हमें आ जाता है कि हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या चीज़ें और उनमें ऐड कर सकते हैं, और मेनली हम वर्ब्स कौन सी यूज़ करते हैं। आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर भी अभी आपको ट्रांसलेशन मेथड से नहीं सिखाया जाता, तो आपको उस क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ वर्ब भरनी आती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरनी आती हैं। तो मेनली आपको इसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हर एक टेंस में वर्ब कौन सी आती है और वो टेंस कहाँ यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, पेंट्स वर्ब है, और पोस्टर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है, आप जब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए जाते हैं कहते हैं नाउन है, प्रोनाउन है, फिर आप देखोगे ये सब्जेक्ट कौन सी नई चीज़ आ गई। सब्जेक्ट एक्चुअली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम नाउन या प्रोनाउंस का ही यूज़ करते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट तब होता है जब वो उस सेंटेंस को, उस काम को, एक्शन को करने वाला होता है। जैसे इसमें देखो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई है, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ द सब्जेक्ट। जो वर्ब को करने वाला होता है, उस एक्शन को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है, तो वर्ब इज़ द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस व्हाट दैट एक्शन इज़। और जो एक्शन होता है उस पूरे सेंटेंस के अंदर वो एक्चुअली वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट पोस्टर्स है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो होता है whoever और whatever receives that action, जो उस एक्शन को का रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला होता है। चीज़ होती है या वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर पेंट करता है, लेकिन किस चीज़ को पेंट करता है, पोस्टर्स को पेंट करता है वह, इसलिए जो पोस्टर्स है वो एक्शन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया है। सो ये जो चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है। ये 3 चीज़ें जो है हमें हर एक टेंस में दिखाई देंगी, और इन 3 चीज़ों में जो हर एक बार हर टेंस में बदलेगी वो होगी वर्ब। तो हमें एक्चुअली वर्ब लगानी ही हर एक टेंस में सीखनी है। अब जैसे यही सेंटेंस जो है, इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। माय नेम इज़ राम। यहाँ पे माय नेम जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ जो है वर्ब है, और राम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि इसका एक सीरीज़ होता है कि हम सब्जेक्ट को सबसे पहले ही लगाएंगे, वर्ब को उसके बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को उसके बाद लगाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया। हम इनके सीरीज़ को चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि हिंदी में जो भी एक सीरीज़ होता है, वो सीरीज़ होता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब होती है, जो बिल्कुल इंग्लिश से
डिफ़र करता है। इसलिए हिंदी के जो शब्द हैं, जैसे मेरा नाम राम है, इसको एज इट इज़ इंग्लिश में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा माई नेम राम इज़, क्योंकि इसका सीरीज़ जो है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पे आएगा। लेकिन हमारा ये सीरीज़ नहीं है, हमें इंग्लिश यूज़ करनी है तो इंग्लिश के सीरीज़ से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि सबसे पहले मेरा नाम, फिर है और फिर क्या है, राम। इसलिए हम एज इट इज़ हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकते। आपको ये बता सकता है कि संस्कृत जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसमें सीरीज़ क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। संस्कृत में जो सीरीज़ होता है वो कोई भी नहीं होता, क्योंकि संस्कृत जो है उसमें विभक्ति वगैरह होती है वो अपने आप कारक ले लेती हैं, तो उसमें उस वर्ड से ही पता लग जाता है कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट। उसमें जो रूप लगा होता है उससे पता लग जाता है कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज जिसके शब्दों को आप आगे भी लगाओ पीछे लगाओ तो उसका कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे वर्ब भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इसलिए हर एक लैंग्वेज का अपना सिस्टम होता है और उसी को फॉलो करना होता है। तो इंग्लिश का जो सिस्टम है उसमें हमें नोट करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है जो उस एक्शन का ऑब्जेक्ट होता है। अब टेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अभी सभी के माइंड में आता होगा हाउ मच लॉन्ग कैन अ सेंटेंस बी, कि एक सेंटेंस कितना लंबा हो सकता है। अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो आपके माइंड में आता होगा यही है नहीं कि हम मैम तो इतना कराती है हमें टेंसेस में, लेकिन हमें तो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मिल जाते हैं। बेटे इन्हीं को जोड़ के आप इन्हीं के साथ कुछ ऐड करके आप बहुत लंबे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो एक दो एग्जांपल मैंने यहाँ लिए हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, इससे हम डिस्कस करेंगे। इसमें तो सीधा है, जैसे आपने पीछे देखा था, ही सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग वर्ब है, अ बुक जो है ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज़ें हैं। अब यही सेंटेंस थोड़ा सा और लंबा इसमें लिया है। ही इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो हमने ऐड कर दिया है और ये बुक को डिफ़ाइन कर रहा है कि बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड किया। ऑब्जेक्ट में ये नाउन जो बुक है इसके आगे हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया। हम ऐसे लंबा कर सकते हैं, ऐसे भी लंबे हो जाते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक साइलेंटली, मीन्स यहाँ पर हमने एक एडवर्ब का यूज़ कर दिया। जो बेस सेंटेंस है वो यही है, लेकिन हम उसमें कुछ ऐड करते जाते हैं, तो यहाँ एडवर्ब हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ही एंड हीज़ ब्रदर आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड कर दिया। सब्जेक्ट एक नहीं, अब ये दो मिलाकर हमने एक सब्जेक्ट बना लिया है। हालांकि ये सब्जेक्ट टोटल ही रहेगा ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने यहाँ से इस सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही इज़ रीडिंग अ बुक इन हिज रूम। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक सेंटेंस वही लिया, लेकिन एक प्रेपोजिशन लगा के कि कहाँ पढ़ रहा है वो उसका जवाब हमने दिया है। तो यहाँ प्रेपोजिशन लगी हुई है और प्रेपोजिशन क्या काम करती है, एक सेंटेंस में कोई वर्ड ऐड करना है, कोई नाउन ऐड करना है, वो ऐड करने का काम करती है। अब नेक्स्ट देखिए। ही इज़ रीडिंग अ बुक बट हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें दो छोटे सेंटेंस हैं, दो बार वर्ब आई है, यानी कि दो बार टेंसेस आए हैं। तो हमने दो सेंटेंसेस को या दो क्लोजेस को जोड़कर हमने एक बड़ा सेंटेंस बना दिया। हम ऐसे भी सेंटेंसेस बनाते चले जाते हैं, लेकिन बेसिकली वही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है। ही इज़ रीडिंग अ बुक बट हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग कार्ड्स। इसमें थोड़ा सा हमने प्रेपोजिशन लगा के ऐड कर दिया, विद हिज फ्रेंड्स एंड लाफिंग एट हिम। अब यहाँ फिर से वर्ब लगा दी। इस तरीके से देखिए तो यहाँ पर तीन क्लोज होते हैं, तो इनको हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से बहुत लंबे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस छोटे छोटे बना के हम उनमें कुछ ऐड करते जाते हैं। तो हम इन टेंसेस के अंदर यही छोटे सेंटेंसेस
बनाना सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें बताया कि प्रेजेंट सिंपल में हम लेते हैं कि कोई काम होता है, जैसे नाउ यहाँ पे है, तो कोई काम होता है वो अभी भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में, मीन्स वो लगभग चलता है, वो रूटीन में चलता है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट। जैसे आई डू माई होमवर्क एवरी डे, ये हर रोज़ चलता है, ये आज नहीं चल रहा, ये पहले भी चल रहा था आज से, ये बाद में भी संभावना है कि चलेगा ही, क्योंकि ये रूटीन वर्क है। तो ऐसे रूटीन के कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऐसा टेंस है जिसमें देखो यहाँ पे एक लहर सी बनाई गई है, एक वेव है, इससे पता लग रहा है अब कंटिन्यूटी में है। ये जो काम होता है यहाँ, तो देखो यहाँ एरो लगाओ, आगे तक जा सकता है यहाँ, लेकिन ये अब कंटिन्यूटी में है, मीन्स जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय कोई काम हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम डूइंग कुकिंग एट द मोमेंट, कि मैं इस समय कुकिंग कर रहा हूँ, तो कुकिंग करने का काम अब चल रहा है, एट द मोमेंट वर्ड आया है, मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट देखिए, अब परफेक्ट वो होता है नाउ से पहले ही हो जाता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, पास्ट से लेकर अब तक वो काम कंप्लीट हुआ होता है। जैसे हम लगाते हैं आई हैव डन शॉपिंग अ मोमेंट अगो, अ मोमेंट अगो कुछ देर पहले मैंने शॉपिंग की थी, मतलब अब तक वो हो गई है। इसका थोड़ा सा पास्ट से डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि पास्ट से लेकर अब तक वो चल रहा था, ये ऐसा काम होता है जो कंटिन्यूटी में होता है और अब तक चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चलने वाला। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें टाइम का कोई फ्रेज़ दिया होता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो पहले से लंबे टाइम से चल रहा है, तो वहाँ लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, जैसा अभी हमने कहा था अब चलिए, अब चलता है, पहले भी चल रहा था और आगे भी चलने की संभावना। हैबिचुअल है, जो आप रूटीन में काम करते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर चलने वाले काम होते हैं, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव होता है एक सिंपल, जिसमें ना नेगेटिव होता है, नोट वाला सेंटेंस होता है, ना उसमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, तो वो सेंटेंस कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये हर एक में सेम आएगा, सब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट पीछे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये सभी को पता है, ये डिस्कस करेंगे हर एक में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम इसमें, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस भी कुछ केसेस में लगाते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि एस या ई एस हम किसके साथ लगाते हैं, लेकिन कौन सी वर्ब लगती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो वो बेयर वर्ब लगती है, खाली वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसके साथ एस या ई एस को जोड़ कर लगाया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डू डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू डज जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से कोई एक लगाते हैं और नॉट उसके बाद लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें नोट्स लगाने का यही तरीका होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमें नोट लगाना होता है और मेन वर्ब से पहले नोट लगाना होता है। अब क्योंकि इसमें सिंपल वाले सेंटेंस में नहीं होती और नेगेटिव में हमें ज़रूरी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो सिर्फ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंपल वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो डू डज इसमें प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है।
अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन होती है। इसमें डू डज जो होता है सब्जेक्ट से आगे आ जाता है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने का इंग्लिश में यही तरीका होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, बच्चों को कहते हैं, कोई बच्चा अपना नाम बताता है तो ये कहता है माई नेम इज़ राम, अभी हमने डिस्कस भी किया था। लेकिन जब उसी को क्वेश्चन बनाना होता है हम कहते हैं इज़ माई नेम राम, क्या मेरा नाम राम है। नॉर्मली हम अपने लिए नहीं पूछते, किसी और का नाम पूछना हो, इज़ योर नेम राम, तो इज़ को आपने आगे लगा दिया तो वो क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी तरह इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को जब भी हम आगे लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाता है। तो सब्जेक्ट से आगे लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले अगर हम डू डज लगा देंगे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले आया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और उसमें अगर नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अब यहाँ पे एस या ई एस डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एस या ई एस यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अभी देख लेते हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेयर, वो कहाँ पर आती है और एस या ई एस छोड़कर हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन अगर है तो फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी है, तो अगर आई और वी है तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या है आई और वी? मीन सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं तो सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई या वी में से, फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं आई और वी, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं विदाउट एस या ई एस। सेकेंड पर्सन है यानी कि यू है तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर ही लगाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल का मतलब कोई भी प्लूरल, कोई भी बहुवचन है तो हम उसके साथ लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस या ई एस। एग्जाम्पल्स लिए हैं दे, बॉयज़, बर्ड्स। इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जो है वो हम जोड़ते हैं। कब जोड़, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। वो हम कब जोड़ते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब आई वी यू को छोड़कर जो भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन कोई भी है, एक वचन देखो यहाँ पर ऊपर आई एक वचन होता है, यू भी एक वचन हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, तो ये इनके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सभी एक वचन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़कर, या एस लगेगा या ई एस लगेगा। जैसे ही, शी, इट, राम, बर्ड, क्रो, बॉय। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इनके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बाद में जोड़ देते हैं। अब देखिए ये सेंटेंसेस, देखिए मैंने जानबूझकर ऐसे सेंटेंस लिए हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है, वैसे ही बन जाता है। तो ऐसे सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको का फोकस जो है वो वर्ब के ऊपर रहे और आपको टेंस क्लियर हो जाए। बेसिकली यहाँ पर हम टेंस क्लियर कर रहे हैं। तो आई स्लीप, देखो आई जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर आई है, एस या ई एस नहीं लगाया है। अब यही वर्ब है यू के साथ भी सेम रहेगा, यू स्लीप, ही स्लीप्स आ जाएगा। ही, शी और इट इनके साथ एस जोड़कर हमने यूज़ किया है। अब आप पूछेंगे ई एस तो हमने जोड़ा ही नहीं, यहाँ वी, यू, दे इनके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब ई एस कहाँ लगेगा? ई एस जो है वो डिपेंड किस पर करता है? इस वर्ब की स्पेलिंग के ऊपर। इस वर्ब की स्पेलिंग में पीछे क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। या तो एस ही लगेगा या ई एस ही लगेगा। ये ऐसी वर्ब है जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं। अब देखिए यही रूल जो मैंने अभी बता रही थी ये कर लेते हैं कि स्पेलिंग रूल कि वर्ब के बाद सिंगुलर नाउन्स के साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे? एक बार देख लो आप। विद मोस्ट वर्ब्स एड एस,
ज़्यादातर के साथ हम एस यूज़ करते हैं, जिनके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे टी है, सिट, सिट्स। अगर किसी के बाद ई है, ऑलरेडी ई है, तो खाली एस ही लगाएंगे, फिर डबल ई पर नहीं बनाएंगे उसको। स्टेज, अगर किसी के पीछे वाई है वर्ब के पीछे और उसके आगे कोई वोवल है तो हम एस लगाएंगे। वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगेगा, लेकिन वाई के आगे अगर वोवल है तो हम एस लगाएंगे। जैसे प्लेज है, स्टेज है, ऐसे ही होगा। एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस। इसमें क्या बताया, अगर कोई वर्ब, यहाँ हमने डिस्कस किया था ना, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाई से पहले वोवल था, तो क्या होगा इसमें, जैसे ट्राई, देखो ऊपर वाले से आप कंपेयर कर सकते हैं। वाई से पहले आर है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई लगा देंगे और ई एस लगा देंगे। ये सेम रूल्स है जैसे आप प्लूरल बनाते हुए करते हैं, नाउन्स के प्लूरल बनाते हुए भी आप इसी तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। ट्राइज, कैरी, कैरीज, आर, वाई से पहले आर है तो वाई को हटा दिया, वाई की जगह लगा दिया आई और ई एस लगा दिया। अब कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे ई एस लगता है, कुछ वर्ब्स जिनका जो एंड होती हैं एस से, जेड से, सी एच से, एक्स से, तो इन वर्ब्स के पीछे हम ई एस लगाते हैं। जैसे मिस का हो जाएगा मिसेस। एस एच, अगर किसी के पीछे एस एच है तो भी हम ये लगाएंगे, ओ है तो भी हम ई एस ही लगाते हैं। बज, बजेज, कैच, कैचेस, फिक्स, फिक्सेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरीके से हम एस या ई एस में से क्या लगाएंगे, ये हमें पता लग जाएगा। अब यूज़ ऑफ एस ई एस विद वर्ब्स, अब मैंने स्पेशली इस पेज के ऊपर आपको दिखाया है कि आपको पता लग जाए एस कहाँ लगेगा, ई एस। उसके जो पहले वाला जो हमने डिस्कस किया है स्लाइड, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ही रिंग्स द बेल, यहाँ पे जी है, कॉन्सोनेंट है, तो जी नॉर्मल है यहाँ पे, तो हम जी के पीछे एस ही लगाएंगे, रिंग्स। नेक्स्ट है शी वॉशेज द क्लॉथ्स, एस एच है बाद में, पीछे एस एच है तो हम ई एस लगाएंगे। देखो वॉश है, ये कैच है, कैच सी एच है तो भी हमने ई एस लगाया है। मिस, एस है, डबल एस है तो हम ई एस लगाएंगे। मिसेज द ट्रेन, क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, देखो ये सारे जो नाउन हैं वो सिंगुलर है, ये जो सब्जेक्ट है ये सारे एक वचन है। एक वचन होगा तभी हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो हम सीधा मिस ही लगा देते या कैच ही लगा देते। द स्पैरो फ्लाइज इन द स्काई, यहाँ पे वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा दिया और ई एस हमने लगा दिया। राम प्लेज क्रिकेट, लेकिन यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि वाई से पहले ए है। नेक्स्ट ही गोज़ टू मार्केट, अगर ओ है बाद में तो भी हम ई एस लगाते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, अब ये देख लेते हैं। पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, एस या ई एस कहाँ लगेगा। अब इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे डू या डज कहाँ पर लगेंगे। फर्स्ट पर्सन जैसे हमने वो किया था आई और वी, सेकंड पर्सन के साथ भी डू लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ दे, बॉयज़, बर्ड्स। जहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली यूज़ करते थे वहाँ पर हम वहीं उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम अगर नॉट का यूज़ कर रहे हैं या इंटरोगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, और जहाँ एस या ई एस लगाना था वहाँ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। जैसे विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, राम, बर्ड, क्रो, बॉय, ये सारे सिंगुलर हैं। तो इसके बाद अगर हमें नॉट लगाना है या क्वेश्चन बनाना है तो इनके साथ जो यूज़ करेंगे तो वो डज़ यूज़ करेंगे, डू यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पूछें डज़ ही, डज़ शी, डज़ इट, डज़ राम, डज़ बर्ड, लेकिन अगर क्वेश्चन इनसे बनाना हो डू आई, डू यू, डू दे, डू बॉयज़, डू बर्ड्स, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते डज़ बर्ड्स। तो इस रूल का आपने ध्यान रखना है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में यही यूज़ करके देख लेते हैं। आई डोंट स्लीप, आई के साथ डोंट लगाया है। डोंट
मीन्स डू नॉट ही है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे बना देते हैं। यू डोंट स्लीप, यू के साथ भी डोंट लगाया है। ही डजंट स्लीप, शी डज नॉट स्लीप, इट डजंट स्लीप, वी डू नॉट स्लीप, यू डोंट स्लीप, दे डोंट स्लीप। अब ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली लगाते हैं ऐसे ही डू लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर आई को छोड़कर सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगा देते हैं, मेन वर्ब को पीछे लगा देते हैं। डू वैसे ही लगेगा, आई है तो डू लगा दिया, डू आगे, डू आई स्लीप, डू यू स्लीप, क्वेश्चन है ये। अगर हेल्पिंग, ये तरीका भी है, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे लगी हुई है मीन वो क्वेश्चन है। डज ही स्लीप, देखो शी ही इट इनके आगे हमने डज लगाया है, और डज आगे क्यों लगाया, क्योंकि ये क्वेश्चन है। डू वी स्लीप, डू यू स्लीप, डू दे स्लीप। वेयर इज द सिंपल प्रेजेंस यूज्ड, सवाल है कि कहाँ यूज़ किया जाता है। अब मैंने ये कहा था कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको टेंस सीखने हैं। पहली चीज़ है कि आपको रूल पता होना चाहिए, वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब पता होनी चाहिए किसी भी टेंस में, और वो टेंस यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे सेंटेंस में करते हैं, उसकी जगह क्या है, किस टाइप के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम यूजेस करेंगे। अब मैं ये मान रही हूँ कि मैंने ये बता दिए रूल, तो आपको बनाने आ गए सेंटेंस, लेकिन कैसे सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करें, कैसे टाइम पर यूज़ करें, ये हम डिस्कस करेंगे। हैबिचुअल एक्शंस में, हैबिचुअल एक्शंस मीन्स जो काम कोई हैबिट में करता है, रूटीन में, हैबिट में करता है, उसकी हैबिट बनी हुई है उन कामों को करने की, तो वो हम प्रेजेंट सिंपल में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर आपने देखा कि एवरी मॉर्निंग है, हर रोज़ की बात है, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वह हर रोज़ चाय ले रही है, ले रही है नहीं कहेंगे, लेती है। तो इस टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं। वैसे तो हम ये बताते हैं कि इस टेंस का यूज़ वहाँ करते हैं जैसे जहाँ हिंदी में हम कहते हैं ता है, ते है, ती है, लेकिन क्योंकि जब आपके पेपर होते हैं तो आपको हिंदी का वर्ड भी दिखाई नहीं देता इंग्लिश के पेपर में, तो यहाँ पर पहचान के लिए क्या है कि कुछ एक शब्द होंगे वहाँ से, या आप जो सेंटेंस है उसका भाव देखेंगे कि वो किस वे में कहा गया है, क्या बात बताई गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वो अब लगाएंगे। हर रोज़ की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हम कर देंगे, और ये किन में होता है, अगर किसी की हैबिट है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीज़ें हमेशा सच होती हैं, जो कभी नहीं बदलती, जिन चीज़ों को हम हमेशा एक ही तरीके से देखते हैं, जो रूल कभी नहीं बदलते, उनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें कहावतें भी आ जाती हैं, या यूनिवर्स की सच्चाइयाँ भी आ जाती हैं, या किसी भी पार्टिकल की जो बेसिक चीज़ है उसकी क्या विशेषता है, क्या वो रूटीन में करता है, तो उन चीज़ों के लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। और उसमें मीन्स वो लगाने का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर उसके साथ SEIS जोड़ देते हैं। आयरन गेट्स रस्टी इन द ओपन, यहाँ पे वो हम बता रहे हैं कि आयरन जो है, लोहा जो है, खुले में रस्टी हो जाता है। रस्टी मतलब जंग वाला हो जाता है, इसलिए गेट्स यूज़ किया। रूटीन में है, हमेशा होता है, ऐसा तो नहीं आज हो जाएगा खुले में छोड़ा और कल वो बदल जाएगा। एक्शंस टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स, ऐसे कामों के लिए जो रेगुलर टाइम पर होते रहते हैं, रोज़ नहीं होते, रूटीन में नहीं होते, फिर भी रेगुलर होते रहते हैं। जैसे कोई काम संडे को ही होगा, कोई महीने में, हफ्ते में एक बार हो जाता है, वो रूटीन में होने वाले कामों के लिए भी हम, रेगुलर इंटरवल पर होने वाले कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। वी गो फॉर पिकनिक्स ऑन संडेज, हम संडे को पिकनिक जाते हैं, मीन्स हर संडे को जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगाओ, देखो संडे लगाओ और संडेज लगाओ, दोनों में फ़र्क होता है। संडेज अगर आया हो इट मीन्स हर संडे की बात है, और अगर खाली संडे है तो इट मीन्स या तो पीछे जो संडे गया उसकी बात होगी, या आगे जो संडे आएगा उसकी बात होगी। रूटीन एंड रेगुलर वर्क,
रूटीन में जो काम करते हैं उसके लिए लगाते हैं। ये लगभग यही हो गया हैबिचुअल वाला। राजीव वर्क्स वेरी हार्ड इन आवर कंपनी। राजीव हमारी कंपनी में बहुत मेहनत करता है, मीन्स ये रूटीन रेगुलरली बहुत मेहनत करता है। तो हम क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। फॉर ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन मीन्स कि किसी भी चीज़ को ड्रामा के तौर पर एक थोड़ा सा ड्रामेटिक वे में कहने के लिए हम लगा देते हैं, थोड़ा सा शो करने के लिए लगा देते हैं, थोड़ा कैची सा बनाने के लिए लगा देते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, देखो बस आ रही है, ये कहते हैं ना देखो बस आ रही है। तो उस बात को हम कंटिन्यूअस में कहने के बजाय देखो बस आ रही है, तो हम क्या लगाते हैं, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, सी हियर कम्स द बस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम थोड़ा सा वो करने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लगा देते हैं इसको। सर्टेन फ्यूचर, सर्टेन फ्यूचर का मतलब अगर फ्यूचर भी है उसमें भी हम लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वो फ्यूचर बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल फिक्स्ड है, तो हम वहाँ पर फ्यूचर में भी प्रेजेंट का यूज़ कर देते हैं। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर एट 10 AM टुमारो, कि यहाँ चीफ मिनिस्टर कल 10 बजे आएंगे। हिंदी में तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर उसका पक्का फिक्स शेड्यूल है, वो पक्का ही आना है, बिल्कुल तैयारियाँ हो रही है, तो हम कम्स लगा देते हैं। जैसे कोई मैच होने वाला होता है, उससे पहले आपने देखा टुडे इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान, तो वहाँ पर टेक्स लगा देते हैं बजाय के विल टेक के। with verbs related to senses and thinking in place of continuous। कई जगह कंटिन्यूस वो आपको लगता है कि आना चाहिए कंटिन्यूस टेंस, कि वो काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं। और वो कैसी वर्ब्स होते हैं, या तो हमारी सोच से रिलेटेड वर्ब्स होती हैं, या हमारी सेंसेस से रिलेटेड, हमारी इंद्रियों से संबंधित जो वर्ब्स होती हैं उनके साथ हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ करते हैं। जैसे आई सी अ ट्रेन गोइंग, मुझे ट्रेन जाती हुई दिख रही है। देखो वैसे तो दिख रही है, लेकिन हम कभी भी सी वर्ब, हियर वर्ब, आई थिंक, इस तरह की वर्ब का हम यूज़ जब करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बजाय प्रेजेंट सिंपल में ही करते हैं। फॉर परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। परमानेंट सिचुएशन का मतलब कि कोई सिचुएशन है वो लंबे टाइम तक रहने वाली, मीन्स लगभग परमानेंट है। माई हाउस फेसेस साउथ, मेरा घर जो है साउथ को फेस करता है, मेरे घर का मुंह साउथ में है। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो नहीं कहेंगे, वैसे तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन है, आज भी है, कल भी थी और परसों भी ऐसी ही रहनी है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। तो ये जो थे हमारी ऐसे रूल्स थे कि हम इन जगहों पर हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बेसिकली मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो लेने की कोशिश की है। अब कुछ एक मैं पहचान के लिए बता दूं कि आपको पेपर में जब भरने आते हैं प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंसेस, तो उनमें आप इन वर्ड्स को नोटिस करोगे अगर, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। कि बेसिकली कुछ ये वर्ड्स आते हैं कि इनको आप देखोगे, जैसे ऑलवेज आया है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देते हैं, मतलब हमेशा होता है। ओफन प्राय होता है, एवरीडे हर रोज़ होता है कोई काम, यूजुअली अक्सर होता है, आमतौर पर होता है, ओकेजनली किसी अवसरों पर होता है, डेली होता है, नेवर कभी नहीं होता है, एवरी वीक मंथ ईयर होता है, समटाइम्स कभी कभी होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। तो ऐसे अगर आपको वर्ड्स दिखाई दें तो ये पहचान है कि वहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो यूज़ है अभी हमने पहले भी किया था कि ये अब चल रहा होता है, और देखो ये वेव जो बता रही है ये क्या बता रही है कि काम अभी चल रहा, अभी कंटिन्यूटिव है, जिस टाइम हम बोल रहे हैं इसी टाइम कोई काम हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ,
तो आप पढ़ रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे आई एम डूइंग कुकिंग एट द मोमेंट, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, कुकिंग को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि इसका क्या रूल है, क्या लगाते हैं इस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में विदाउट नेगेटिव या इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही लगेंगे आगे पीछे। वर्ब पर फोकस करना आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और यहाँ स्किप हो गया, यहाँ पे इसके पहले हम क्या लगाएंगे, इज एम आर भी लगाएंगे। यहाँ पे इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये वाला जो है यहाँ पे इज एम आर ऐसे ही इसके आगे आ जाएगा, ये आपने थोड़ा नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने क्या करना है, इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे। इसमें है हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद नोट का यूज़ कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने ध्यान देना है। नॉट सिंपली है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है और यहाँ हमने इज एम आर के बाद नॉट लगा दिए। यहाँ आपने ध्यान देना है, आप लगाओगे इसमें गलती से छूटा हुआ है, इज एम आर जो है उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, इज एम आर आगे लगा देंगे। वही तरीका, देखो हर एक टेंस में वही तरीका है। और हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से आगे लगा दिया, तो इज एम आर अगर सब्जेक्ट से आगे लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर नॉट है तो नॉट का यूज़ हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे और मेन वर्ब से पहले कर देंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म से पहले कर देंगे, बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंसेस जो हैं अब इनके अंदर इज एम आर कैसे लगाते हैं, इज एम आर भी पता होना चाहिए, वैसे नॉर्मली सभी बच्चों को पता होता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एम का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। फर्स्ट पर्सन दो होते हैं, आई और वी, सिर्फ आई के साथ हम एम लगाते हैं। आर सेकेंड पर्सन के साथ हम यू लगाते हैं, सेकेंड पर्सन यू के साथ हम आर लगाते हैं। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो भी हम उसके साथ आर लगाते हैं, यानी कि जहाँ डू लगाया था जिनके साथ वहाँ हम लगाते हैं आई को छोड़कर। और यहाँ वी के साथ भी हम अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। वी, इसमें आपने नोटिस करना फर्स्ट पर्सन में वी है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जैसे ही, शी, इट, राम, कोई भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम उसके साथ एस लगाएंगे। ये सभी को पता होता है नॉर्मली। तो अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। यू के साथ आर लगाया है, आई के साथ एम लगाया है। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। इट इज़ स्लीपिंग, ये सो रहा है। दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। तो हमने इज एम आर इसमें लगाया और आईएनजी फॉर्म लगा दी। जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है उस सभी के अंदर हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। वो आईएनजी जो है बेसिकली कंटिन्यूटी को दिखाता है। नेगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का, आई एम नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, नॉट का यूज़ कर दिया। नॉट का यूज़ हमने कहाँ किया है, इज़ एम आर के बाद। जगह आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज़ करेंगे। वी आर नॉट स्लीपिंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, शी इज़ नॉट स्लीपिंग, इट इज़ नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। वे नहीं सो रहे हैं, वह नहीं सो रही है, यह नहीं सो रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे और उसके साथ नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे, सिंपली अगर आपको एक टेंस आ जाता है तो सारे इसी तरीके से होंगे, सिर्फ आपको वर्ब याद होनी चाहिए। तो इसमें वर्ब अगर है इज एम आर और आईएनजी फॉर्म, तो आप क्या कर देंगे, एम को सब्जेक्ट से आगे लगा देंगे। एम आई नॉट स्लीपिंग, आर यू नॉट स्लीपिंग, आर वी नॉट स्लीपिंग, इज़ ही नॉट स्लीपिंग, इज शी नॉट स्लीपिंग। अगर नॉट नहीं है तो इज़ इट स्लीपिंग, आर दे स्लीपिंग,
क्या वे सो रहे हैं, क्या वे नहीं सो रहे हैं, क्या वह सो रहा है, क्या वह नहीं सो रहा है। जानबूझकर ये मैंने ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें वो सेंटेंसेस लिए हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। स्लीपिंग में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें वर्ब्स ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और उनके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते नहीं, उनको ज़रूरत नहीं होती। वेयर इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हमने डिस्कस कर लिया क्या लगाते हैं इस टेंस में। अब हम ये देखें कहाँ लगाते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस को। दो ही चीज़ें देखनी है आपने, टेंस की फॉर्म क्या है और टेंस कहाँ लगता है। तो ये देख लेते हैं इसके रूल्स। एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेन यूज़ यही है इसका कि बोलते समय जो काम हो रहा है उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, शी इज़ कुकिंग फूड नाउ। अब नाउ से आपको पता लगा कि अब की बात हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। एक्शंस लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए मीन्स आपको लगता है कि वो होने वाले हैं, कोई भी काम होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक है, देखो आप विल नहीं लगाओगे अगर आप प्लानिंग कर रहे हो। अगर ये जो प्रोग्राम होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, वो सर्टेन होता है। लेकिन ये जो है लाइकली टू हैपन है, हो सकता है, मतलब प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ पर आप लगा देंगे शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते जा रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स हो गया उसका, लेकिन प्लानिंग चल रही है। फॉर टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन पिछले टेंस में हमने किया था कि परमानेंट सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब यह टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, टेम्परेरी ये होती है जो इस समय चल रही होती है। जैसे जैक इज़ स्टैंडिंग ऑन द बेंच, ये तो देखो एक्शन था और ये सिचुएशन है, वो स्टैंडिंग में कुछ नहीं कर रहा है, बस खड़ा है। तो जो स्टैंड है, सिट है, इनमें अगर टेम्परेरी सिचुएशन है तो हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि इस समय जैक जो है बेंच पर खड़ा है। लेकिन अगर हमारे घर के बाहर एक पेड़ खड़ा है तो पेड़ तो परमानेंटली खड़ा है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट लगा देंगे। लेकिन आपको पता है जैक सारा दिन बेंच के ऊपर नहीं रहेगा, 10-15 मिनट जितना भी वो रहेगा, तो उसके उस टेम्परेरी सिचुएशन के लिए आपने क्या लगा दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था, कुछ एक वर्ड्स हैं ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको ये दिखाई दे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। जैसे टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, एट द मोमेंट, नाउ, एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीज डेज, राइट नाउ, एज वी स्पीक। आज, इस हफ्ते, इस महीने, ये साल, इस साल, इस समय, अब, इस टाइम, इन दिनों ये भी ठीक है। राइट नाउ बिल्कुल इस समय, एज वी स्पीक जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी समय कुछ हो रहा है। तो ये कुछ एक वर्ड है जिनसे हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि शायद यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। परफेक्ट, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इस टाइम लाइन पे देख लेते हैं इसको कि परफेक्ट जो होता है नाउ से बिल्कुल आगे नहीं जाता, नाउ से पीछे ही होता है। यानी कि पास्ट से लेकर अब तक का कोई काम है उसके लिए लगाते हैं। मीन्स कोई काम प्रेजेंट में हो चुका है, इसकी पहचान यही होती है चुका है, चुके हैं। जैसे कंटिन्यूस की होती है रहा है, रहे हैं, रहे। लेकिन फिर वही बात है, हिंदी का कोई लेना देना नहीं है, पेपर में कहीं नहीं आती, तो पहचान तो आपको इंग्लिश से ही करनी पड़ेगी। तो आपको सिचुएशन से पहचान करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या सिचुएशन होती है कि कोई काम अगर प्रेजेंट में अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है, हो चुका है, हो गया है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें और पास्ट में डिफरेंस यही होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो काम हुआ तो है, लेकिन
वो इतना भी पास्ट नहीं बना है कि उससे हमारा नाता टूट गया है। जैसे मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेती हूँ कि आपके घर कोई मेहमान आता है, आपके मदर फादर घर पे नहीं है और वो मेहमान को आप बताते हो कि वो घर पे नहीं है, तो वो चला जाता है। तो आप घर पे वो अगर आएंगे, आपके पेरेंट्स को आप बताओगे कि वो आए थे, मीन्स पास्ट हो गया। वो चले गए तो पास्ट ही हो गया। लेकिन अगर वो मेहमान आए थे और अभी बैठे हुए हैं तो वो पास्ट नहीं हुआ है, वो परफेक्ट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और आप कहोगे कि वो अंकल आए हुए हैं, आप थे नहीं कहोगे, आने का टाइम वही होगा। अच्छा, अगर वो आकर चले गए मीन्स पास्ट बन गए, अगर वो अभी भी बैठे हुए हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अभी इसको हम और डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसका होता है हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। परफेक्ट टेंस के अंदर आपने ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। आपने एक्टिव पैसिव अगर देखे होंगे उनमें आप थर्ड फॉर्म हमेशा ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हैज़ हैव आता है, थर्ड फॉर्म के आगे हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स काम हो गया है, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा। आपको पता है नॉट की जगह क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे। देखो इसमें आगे लगा हुआ है हैज़ हैव, जो हैज़ हैव था इसको अगर हम सब्जेक्ट से आगे लगा देंगे और नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। अगर आपने हैज़न्ट या हैवंट का यूज़ करना है तो वो इकट्ठे ही कर देंगे, लेकिन अगर आप नॉट अलग यूज़ कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। हैव का यूज़ कॉमनली ये बच्चे यूज़ कर लेते हैं, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, बहुवचन है कोई भी, तो हम इनके साथ मीन्स कोई भी बहुवचन है और आई और यू है तो हम उसके साथ हैव लगाते हैं। और हैज़ कहाँ लगाते हैं, कोई भी एक वचन अगर है आई और यू को छोड़कर तो सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। या यूँ कह लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। आई हैव स्लेप्ट, यू हैव स्लेप्ट, वी हैव स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट। देखो आई के साथ हैव, यू के साथ हैव लगा है, वी के साथ हैव लगा, ही के साथ हैज़ लगा है, शी के साथ हैज़ लगा है, इट के साथ हैज़ लगा है, दे के साथ हैव लगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है। मीनिंग क्या है इन सेंटेंसेस का, मैं सो चुका हूँ, तुम सो चुके हो, हम सो चुके हैं, वह सो चुका है, वह सो चुकी है, ये सो चुका है, वे सो चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज़ कर देते हैं। आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सोया हूँ। यू हैव नॉट स्लेप्ट, तुम नहीं सोए हो। ही हैज़ नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सोया है। इट हैज़ नॉट स्लेप्ट, ये नहीं सोया है। दे हैव नॉट स्लेप्ट, वो नहीं सोए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव आई नॉट स्लेप्ट, सवाल पूछा है, क्या मैं नहीं सोया हूँ, क्या तुम नहीं सोए हो। हैव यू नॉट स्लेप्ट, हैव वी नॉट स्लेप्ट, हैज़ ही नॉट स्लेप्ट, हैज़ शी स्लेप्ट। अगर नॉट यूज़ नहीं कर रहे तो हम ये करेंगे हैज़ शी स्लेप्ट, क्या वो सोई है। हैज़ इट स्लेप्ट, क्या ये सोया है। हैव दे स्लेप्ट, क्या वो सोए हैं। या फिर हैव दे नॉट स्लेप्ट, क्या वो नहीं सोए हैं। इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं। इसका पहला यूज़ जो है फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क। रिसेंटली मतलब हाल ही में, अगर अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है तो हम उसके लिए लगाते हैं। वी हैव बोट अ टेलीविज़न सेट, हमने एक टेलीविज़न सेट ख़रीदा है। मीन्स अभी अभी आपने कोई रिसेंटली लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि हमने टीवी ख़रीदा है। वो पास्ट नहीं बना है क्योंकि उसका नयापन अभी आपकी नज़रों में बना हुआ है, या वो बात अभी तक चाहे 4 महीने पहले आपने ख़रीदा हो लेकिन अभी तक दूसरे के लिए वो बात नई है, इसलिए वहाँ पर क्या लगाएंगे,
वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, यानी कि हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर वी है। नेक्स्ट है टू शो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एक्सपीरियंस बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव सीन हिम लूज टेम्पर मैनी अ टाइम। मैंने उसको बहुत बार टेम्पर खोते हुए देखा है। टेम्पर खोना मतलब गुस्सा होना। मैंने उसको बहुत बार गुस्सा होते हुए देखा। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं ये जानता हूँ। इसको आप एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हो कि मैंने उसको टेम्पर लूज़ करते हुए देखा हुआ है। इसको आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हो। जैसे ये कहो, आप एक ऐसे भी कह सकते हो कि मैंने 10वीं पास की हुई है, मैंने 11वीं पास की हुई है। की तो आपने 10वीं शायद 1 साल पहले होगी, लेकिन वो पास्ट नहीं है अगर आप उसको अपने अनुभव के तौर पर बता रहे हो। नेक्स्ट है ड्रॉ रिजल्ट फ्रॉम सम साइंस। साइंस से कुछ चिन्ह होते हैं, अगर उनसे आप कुछ रिज़ल्ट निकालते हो, उस रिज़ल्ट को आप प्रेजेंट परफेक्ट में कह देते हो। एग्जाम्पल से पता लगेगा आपको। इट हैज़ रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट। रात को बारिश हुई है। आप बाहर गए, आंगन में गए, आपको नहीं पता चला सोते हुए, लेकिन आपने बाहर देखा कि गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है, तो आपने क्या देखा कि बारिश हुई होगी। गीला देखा तो रात को बारिश हुई है मतलब हो तो चुकी, पास्ट में हो चुकी, लेकिन वो प्रेजेंट में क्यों है? क्योंकि आपको कुछ चिन्ह लग रहे हैं, कुछ सिग्नल लग रहे हैं, कुछ इंडिकेशन लग रहा है कि जिससे पता लग रहा है कि हाँ कि कोई काम हुआ है। तो आप वो लगा, जैसे घर आप बाहर गए हुए, आपके घर का सामान आपको बिखरा हुआ पड़ा मिले, तो आप क्या कहोगे? ज़रूर चोरी हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस सिचुएशन फ्रॉम पास्ट। पास्ट में कोई सिचुएशन कंटिन्यूअस चल रही है तो भी उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर देते हैं। वी हैव लिव्ड हेयर सिंस चाइल्डहुड। हम यहाँ बचपन से रहे हैं। तो यहाँ इसके लिए देखो, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप जब करोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह यूज़ हुआ है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिंस आया है। लेकिन फिर भी आप इस तरह की सिचुएशन में आप कर देते हो कि हम यहाँ रहे हैं, तब से लेकर अब तक रहे। बस इसमें ये शो नहीं किया कि आप अब रहोगे या वहाँ पर नहीं रह रहे हो। जब अगर आप इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते तो वो ये पक्का होता है कि आप अभी भी वहाँ पर रह रहे हो, लेकिन इसमें ये शो नहीं किया। बस ये है, ये बता रहे हो आप इतने सालों से यहाँ रह चुके हो, ये बताना चाहते हो। नेक्स्ट है टू स्पीक अबाउट द करियर ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति को, वही है जैसे एग्जाम्पल आपने लिया था एक्सपीरियंस का, उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर अपने करियर के बारे में शो करता है, बताता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। या किसी और के करियर के बारे में हम बताते हैं, जैसे ही हैज़ डन मैनी जॉब्स, वो बहुत सारी जॉब्स कर चुका है, तो ये उसका करियर के बारे में बताया गया, तो हम इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर देते हैं। अब फिर ये है कि कुछ वर्ड्स हैं जो ये शो करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्ज़ाम में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस भाव से कहा गया है, अगर आपको इंग्लिश इतनी बढ़िया से नहीं आती, तो आप इन वर्ड्स को ढूंढोगे उस सेंटेंस के अंदर जो शो करते हैं लगभग। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली जो है हम इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन फिर भी एक आध में दूसरे सेंस में भी आ जाता है। तो फिर भी अगर ये वर्ड आए हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। जस्ट मतलब अभी अभी। येट अभी तक। ये येट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है। जस्ट मतलब अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, रिसेंटली हाल ही में हुआ है, सो फार अब तक इतना हुआ है या इतना नहीं हुआ है, स्टिल अभी भी ऐसा नहीं है या अभी भी ऐसा है, अप टू नाउ अब तक, एवर मीन्स कभी, ऐसा कभी हुआ है।
तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोल देते हैं। उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह देते हैं। अब इसको टाइमलाइन पे देखिए कि ये जो होता है नाउ से पहले होता है, अभी भी चल रहा होता है और पहले से चला आ रहा होता है, उस काम के लिए आप लगाते हो। जैसे आई हैव बीन डूइंग वॉशिंग फॉर 2 hours। इसमें पहचान ये होती है, ज़्यादातर सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ कुछ टाइम को बताने वाले वर्ड्स फ्रेजेस आते हैं, तो इनको बताने वाले जो फ्रेजेस होते हैं उनको आप अगर देखते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। जैसे मैं 2 घंटे से वॉशिंग कर रही हूँ, 2 घंटे से कपड़े धो रही हूँ, तो इसमें ज़्यादातर कंटिन्यूटी होती है। मीन्स 2 घंटे पहले से लगकर अब तक वो कपड़े धो रही है, तो वहाँ पे लगाते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाते हो। देखो ये परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। यानी कि परफेक्ट के लिए तो आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, कंटिन्यूअस के लिए आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी। आईएनजी फॉर्म के आगे बी की फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म के आगे हैज़ हैव आता है। देखो ये सारे जो रूल्स हैं इसमें फॉलो किए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हैज़ हैव लगता है परफेक्ट की तरह, और आईएनजी फॉर्म लगेगी तो उसके आगे बी की फॉर्म थर्ड बनाएंगे। क्या हो जाएगा, हैज़ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। नेगेटिव में सभी को पता है, बहुत सिंपल है। हैज़ हैव के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। आपको पता है नॉट की जगह कहाँ होती है, हेल्पिंग वर्ब। देखो इसमें 3 है, वर्ब की जगह 3 चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब, बीन, ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, और आईएनजी। अब इनकी में जो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद हम नॉट का ही यूज़ करेंगे। हैज़ हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव आ जाएगा, बाकी चीज़ें रहेंगी एज इट इज़। नॉट है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है जिसमें नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होता। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। देखिए यू हैव बीन स्लीपिंग, यू के साथ हैव लगा है। अब इसमें हैज़ हैव बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने परफेक्ट टेंस में किया था। तो बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। यहाँ पे 4 के बाद मैंने डॉट डॉट लगाया है, मीन्स 2 hours ही है। सिंस भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर, अभी सिंस और 4 का यूज़ मैं लास्ट में कराऊंगी आपको, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से सो रहे हैं। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से सो रहा, 2 घंटे पहले सोना शुरू किया था और अब तक वो सो रहा। इट हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस के बाद मॉर्निंग, वो सुबह से सो रहा है, ये भी हम कर सकते हैं, वे सुबह से सो रहे हैं। नेगेटिव में इसी को नॉट लगा देंगे सिंपली। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से नहीं सो रहे हो। वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इट हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव में सिंपली वही हो जाएगा, हैज़ हैव सब्जेक्ट से आगे, लंबा कितना ही हो तरीका वही है। हैज़ हैव को सब्जेक्ट से अगर हम आगे लगा देते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाता है। अब इंटरोगेटिव में एक और बात बता दूं कि अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, WH वर्ड वाला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसमें WH वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ये येस नो क्वेश्चन हो, येस नो का मतलब इनका आंसर येस या नो में आएगा। हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग फॉर
2 hours, या हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैव वी बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, हैज़ इट नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, एंड सो ऑन। अब फिर वहीं आगे कि कहाँ यूज़ करते हैं, इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। कंटिन्यूस वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम से कोई काम चल रहा है तो उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे आई हैव बीन क्लीनिंग द किचन सिंस मॉर्निंग, लंबे टाइम से लेकर अब तक चल रहा है, यही है पीरियड ऑफ टाइम है, मेनली यूज़ यही है। दूसरा, इन प्लेस ऑफ परफेक्ट टू एम्फसाइज द एक्टिविटी, कई बार हमें लग रहा है कि परफेक्ट काम पूरा हो गया तो भी हम उसके साथ कंटिन्यूस टेंस लगा देते हैं। वो कब लगाते हैं, ताकि उसको अपने काम को महत्व दिया जाए, एम्फसाइज किया जाए, उस पर जोर डाला जाए कि ये मैंने काम कर रखा है, इस तरीके से किया है, तो हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट के बजाय। जैसे आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, अब ये नहीं बताया कितने घंटे से, मैं अपनी कार वॉश कर रहा था, मतलब इतने टाइम से कर रहा हूँ, मीन्स मैंने बहुत लंबा टाइम लगाया है अपनी कार वॉश करने में। विद फॉर हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन, मीन्स अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम पुट करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, कि कितने टाइम से तुम उसका वेट कर रहे हो, कब से वेट कर रहे हो, कितने टाइम से वेट कर रहे हो, तो इन के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब एक बार ये और देख लेते हैं कि सिंस और फॉर जो है, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी आए तो इनका आपको भरना कहीं नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सिंस का यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, देखिए कोई काम अगर मान लो 1997 में शुरू होकर अब 2020 हो गया, अब तक चल रहा है और अब तक हो गए 23 साल, तो अगर हम ये कहें कि वो 1997 से वो काम हो रहा है, 1997 से वो काम चल रहा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस। देखिए जैसे दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997, 1997 से चल, ये स्टार्टिंग टाइम दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है टाइम का। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो किसी काम के शुरू होने का, जैसे सुबह से कर रहा है, मंडे से कर रहा है, 2001 से कर रहा है, 2010 से कर रहा है, वो जनवरी से कर रहा है, तो अगर स्टार्टिंग टाइम दिया है तो वो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके आगे हम सिंस का यूज़ करते हैं। देखिए इसके आगे सिंस का यूज़ किया है, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। अब फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे टाइम के आगे करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स टाइम का पीरियड, अवधि कितनी हो गई है, उसके बीच में टाइम कितना गुजर गया है, उसके लिए हम लगाते हैं। जैसे दे हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 23 ईयर्स, देखो 1997 से लेकर अब 2020 तक 23 साल हो गए, तो अगर ये बीच की अवधि दी है, बीच का पीरियड दिया है, तो इसके आगे हम फॉर लगाएंगे, फॉर 23 ईयर्स सिंस 1997। ये ऐसे नहीं लगा सकते कि सिंस 23 ईयर्स या फॉर 1997। सो मुझे लगता है आपको सिंस फॉर का यूज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बार ये रिकैप के लिए मैंने ये टेबल आपको दी है, ये देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन कंटिन्यूस है तो उसके आगे इज एम आर लगाते हैं, मीन्स अभी अभी चल रहा है, पहले से शुरू हुआ उसका नहीं पता, अब चल रहा है बस, तो इज एम आर लगाते हैं कंटिन्यूस के आगे। और अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैज़ है उसके आगे लगा देते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस है आईएनजी तो लगेगी, लेकिन उसके आगे
हैज़ हैव बीन लग जाएगा। देखो ये हैज़ हैव भी लगेगा और जैसे ये बी की फॉर्म है ऐसे बीन बी की फॉर्म भी लगेगी, क्योंकि आईएनजी के आगे बी की फॉर्म लगाते हैं। देखिए कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने डिफरेंस करना है। इज एम आर यहाँ पे हैज़ हैव बीन लगेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टेंसेज इन प्रेजेंट वेरी नाइसली। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स करने के लिए हमेशा तैयार हूँ बेटे। और इस टेंसेस को आपने करना है। फिर मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ये नोट करनी है, आपको अपनी नोटबुक्स में भी नोट करनी है ये, तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। और आई होप आगे भी आप इसी तरीके से साथ साथ करते रहेंगे। हालांकि अभी तक आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आगे आप मेहनत करो इसी होप के साथ। थैंक यू।